हाँ जी। तो जनाब ऐसा है कि तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा मैं करके दिखाऊंगा। जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। तो काफी सारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं, तो करें आज की क्लास की शुरुआत एक धमाकेदार बात के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने कल एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बेसिक सा पढ़ा था। तो आज कुछ और थोड़ा सा आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और एक नई चीज सीख के जरूर जाइएगा। तो भाई साहब ऐसा है, वास्तविक संख्याएं। कल हमने एक चार्ट बनाया था, आप में से कितने लोगों ने उस चार्ट को देखा और उस चार्ट को एक बार नोट किया हो? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने वो चार्ट देखा था? आप में से कितने ईमानदार लोग हैं जिन्होंने वो चार्ट देखा था? चलिए, तो मैं आपकी क्लास शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन, इसके पहले भी एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, समझना, इस बात को थोड़ा समझने के लिए काम में लो। कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास 5 है। इस 5 में आपने 2 का भाग दिया, 2 दूना 4 होता है, 1 बच गया। इसका मतलब क्या है? जब भी हम भाग देते हैं तो 3 तरह की चीजें होती है। अंदर आपके पास आता है भाजक, अंदर जो होता है वो होता है भाजक। यहां पर जो होता है उसको हम बोलते हैं भाज्य, और यहां पर जो होता है इसे हम बोलते हैं भागफल। भागफल। और इसको हल करने पर यहां पर जो प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं शेषफल। ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा इस तरह से समझिए। कोई संख्या है और उस संख्या में आपने भाग दिया, जैसा कि यहां पर इस 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं। इसी तरह से अगर मानो मैं यहां पर मैंने लिखा 7 और इसमें 3 का भाग दिया, 3 दुना 6 और 1 आपके पास बच गया। यहां पर आप देख सकते हो कि जो भाजक है, भाजक, अगर मैं इस वाले की बात करूं, क्योंकि इसमें दोनों दो दो है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये वाला एक और एग्जांपल लिया, इसको समझना थोड़ा सा। यहां पर आपके पास भाजक जो है, भाजक वो कितना है? 7 है। ठीक है। भाज्य कितना है? आपका हो गया साहब, भाज्य जो है वो आपके पास 3 है। भागफल कितना है? आपका हो गया भागफल 1 है। और 3 चीजें होती है हमारे पास, तो भाज्य हो गया, भाज्य हो गया, भाज्य, भाजक, भागफल। भागफल 2 है, भागफल और शेषफल। भागफल 2 है, शेषफल यानी कि जो शेष में बचता है वो आपके पास यहाँ पर 1 है। क्या इस कंडीशन को, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको समझना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? 7 बराबर 3 गुणा 2 प्लस 1। कहने का मतलब एक नया फॉर्मूला हमने यहां पर बना लिया है। कैसे? वो देखिए, ये जो 7 है आपका, ये आपके पास क्या है? आपके पास भाजक है। तो भाजक बराबर भाज्य गुणा 2 क्या है? भागफल प्लस शेषफल। ये एक नया फॉर्मूला आपके पास बन गया, भाजक बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल वाला। ये मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हुआ कि अंदर जो नंबर लिखा हुआ था आपके पास भाजक, उसे हम इस तरह से तोड़कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? अंदर भाज्य होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास है डिविडेंड। डिविडेंड, ये आपके पास डिविजर, ये आपके पास रिमाइंडर,
और ये आपके पास कोशंट। ठीक है। अब अगर हम बात करें यूक्लिड डिवीजन लेमा की, तो पहले तो इस पूरे को समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है वो क्या होता है, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगर यहां पर आपके पास हम बात कर रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की, यूक्लिड ही बोलते हैं ना इसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका। अब यहां पर तीन शब्द आए हैं, एक है आपके पास यूक्लिड, एक है विभाजन, और एक है प्रमेयिका। तीनों को समझाता हूं। यूक्लिड तो उस व्यक्ति का नाम है जिसने ये प्रमेय दी है। विभाजन मतलब होता है भाग करना या विभाजित करना, और प्रमेय का मतलब होता है सिद्ध किया हुआ कथन, जिसकी मदद से एक नया कथन बताते हैं हम। इस प्रमेयिका का मतलब होता है सिद्ध किया हुआ कथन, सिद्ध किया हुआ कथन। ठीक है। और जो कथन सिद्ध किया होता है, इसकी मदद से सिद्ध किया हुआ कथन, जिससे नया कथन सिद्ध किया जाता है। ठीक है। या कह सकते हो नए कथन को सिद्ध करने में प्रयोग में लिया जाता है, एक ही बात होती है। ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही सब लोगों को, मेरी बात समझ में आ रही सब लोगों को। एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का मतलब होता है, एल्गोरिदम, एल्गोरिदम का मतलब कौन बताएगा? कोई जीनियस बच्चा जो बता सके कि एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। ये बैच कल से ही स्टार्ट हुआ है, क्या नाम है इनका, रमेंद्र परिहार। रमेंद्र जी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बैच हमने कल ही स्टार्ट किया है। तो आज उसकी पहली क्लास है, कल सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन था, आज इसकी पहली क्लास है। ठीक है, तो परेशान मत होना। संजय कुमार जी, समझ में आया? हाँ, तो मैंने आपसे पूछा था एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम होता है सुपरिभाषित, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला। मात्रा इधर उधर हो तो आप प्लीज देख लीजिएगा, मात्राओं का हो सकता है इधर उधर गलत हो, लेकिन अपन मैथ्स वाले बच्चे हैं तो हमारे को ज्यादा मात्राओं से फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो दो चीजें मैंने आपको इसमें बताई है, सिद्ध किया हुआ कथन जिससे नया कथन सिद्ध किया जाता है, और एल्गोरिदम का मतलब होता है, ये कलन विधि में भी आपका यूज में आता है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला। अब हम, मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, एक एक पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैं कोई संख्या है जिसमें भाग देता हूं, मान लीजिए कोई संख्या है, मैंने इसमें भाग दिया, तो देखो दो बार जा रहा है ना, दो दूना चार, एक बच गया। मान लीजिए एक और कोई संख्या है जिसमें मैंने भाग दिया, तीन दूना छह, एक बच गया। ठीक है। और भी कोई संख्या है, मान लीजिए मैंने यहां लिखा 10, तीन का भाग दिया, चार का देते हैं, दो, 11 है, इसमें तीन का भाग दिया, इसमें तीन तिया 9 हो जाएगा,
फिर आपके पास कोई दूसरी संख्या है, इसको हम ले लेते हैं 11 के बाद ले लेते हैं 13, इसमें 3 का भाग दिया, 1 बच गया। फिर हमने ले लिया 15, इसमें 2 का भाग दिया, 14। फिर हमने लिया 17, इसमें हमने 4 का भाग दिया, इसमें हम देते हैं 4 की जगह देते हैं दूसरा, इन सभी नंबर्स को बहुत ध्यान से गहराई से नोट करना। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये समझाया है, एक एक चीज जो बताऊंगा ना वो आपके बहुत काम आने वाली है और बहुत काम की बात यहाँ से निकल के आने की। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ पा रहे हो तो देखो 5 में जब मैंने 2 का भाग दिया तो यहाँ पर मुझे जो नंबर मिला है ना वो इससे छोटा है। यहाँ पर देखो ये जो नंबर मुझे मिला है ये इससे छोटा है। यहाँ पर देखो ये जो नंबर प्राप्त हुआ है ये इससे छोटा है। यहाँ पर देखो ये जो नंबर मिला है ये इससे छोटा है। ऐसा ही भाग नहीं दिया है। इस चीज को, इस चीज के पीछे का कंसेप्ट समझना, एक एक चीज आपकी ऐसी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो भाग दिया है ये देखो छोटा है, भाग दिया ये देखो छोटा है, एक छोटा है ना 2 से, ये इससे छोटा है। तो वो तो दिख रहा है छोटा है, पर ये काम कहाँ आएगा। अब इसकी बात करते हैं कि काम कहाँ पर आएगा। जब किसी संख्या है आपके पास a, इसमें किसी दूसरी संख्या b का भाग दिया जाता है और यहां पर q बार इसका भाग जाता है, q यानी कि भागफल, तो आपको जो इनको हल करने पर प्राप्त होता है वो है आपके पास r, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं शेषफल। इसे हम रिमाइंडर बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं शेषफल। इस q का मतलब होता है कोशेंट। अगर आप देखो तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है आपके पास, ये डिविजर है और ये डिविडेंड। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ आपने देखा था कि मैंने जब यहाँ 7 लिखा और यहाँ पर मैंने जब 2 लिखा तो यहाँ लिखा था 2 3 6 1 आया। कहने का मतलब इस 7 को मैंने लिख दिया था इस तरह से 2 गुणा 3 प्लस 1। ठीक है, अब यही चीज अगर मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं तो ये a मेरा यहां पर आ गया, ये b को q से गुणा कर दिया और इसमें अगर r को जोड़ देता हूं तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया ये। अब इस क्वेश्चन में इन सब में हमने जो चीज देखी वो क्या कि r का जो मान आपको यहां पर इन सब में प्राप्त हो रहा था, r का जो मान है ये आपके पास r है, ये आपके पास b है ना। ये देखो r है, ये r है और ये आपके पास b है। यहां पर ये r और ये b, इन सब में क्या चीज समझ में आ रही है कि r का मान जो है वो b से छोटा है। सभी केस में r का मान b से छोटा आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला की जिस भी बच्चे ने लिखा है तो समझना, यहां पर जब हम भाग दे रहे हैं तो आपके पास एक नया फॉर्मूला इजाद हो गया। हम इसमें क्या देखा था, इन सब में हमने एक चीज देखी कि r का जो मान है, r का जो मान है वो b से छोटा होता है। r का मान कितना हो सकता है, देखो मान लीजिए मैंने यहां लिखा 12 और इसमें मैंने भाग दे दिया 2 का और ये आ गया 6, तो 2 6 12, ये कट के आ गया 0। तो यहां से एक बात समझ में आई कि इसका मान यानी कि ये जो r है आपके पास, ये r जो है आपके पास ये 0 भी हो सकता है। 0 से नीचे नहीं जाएगा और इस संख्या से बढ़ा नहीं जाएगा। क्या कहा मैंने, 0 से नीचे नहीं जाएगा और इस संख्या से ऊपर नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि a बराबर अगर bq प्लस r है तो यहां से हम एक कंडीशन निकालेंगे कि r का जो मान होगा वो किससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा। तो r का मान हमेशा b से छोटा होता है। अब b कितना है आपके पास 2, तो मैं इसको यहीं पर लिख देता हूं कि r का मान b से
छोटा होगा, लेकिन बड़ा किससे होगा कि भाई 0 से बड़ा हो सकता है और इसके बराबर हो सकता है। तो क्वेश्चन को रटना मत, क्वेश्चन को या जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे उन टॉपिक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों लिखा गया है। अगर हम कोई भी संख्या ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 10 से स्टार्ट करो, 10 में 2 का भाग दो, फिर 11 में दो, फिर 12 में दो, 13 में दो, या फिर बड़ी संख्या भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर का जो मान है वो 0 से लेके बी के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। तो ये चीज यहां पर देखो, अब किसी किसी बच्चे ने ऐसे पूछा कि सर इसका रियल लाइफ में कहां पर यूज में आएगा। तो मान लीजिए आप एक मिठाई की दुकान के मालिक हो और आपको वो जमाना है क्या, कुछ आपके पास मिठाई है, उस मिठाई के समान रूप से आपको ढेर बनाने हैं। तो यहाँ पर हम HCF निकालने के लिए इसको काम में लेते हैं। और HCF का, जिसका दो चीजें आपने बचपन में पढ़ी होगी, एक होता है लघुत्तम समापवर्त है जिसको हम बोलते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक होता है आपके पास HCF, हाईएस्ट कॉमन आपके पास फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों में आपके पास आती है। समझ में आया? हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, हाईएस्ट कॉमन मतलब जो दोनों के अंदर कॉमन आता हो, फैक्टर मतलब गुणनखंड। समझ में आ रही है मेरी बात? जो दोनों में आपके पास आता हो वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो ये जो यूक्लिड वाला कंसेप्ट है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो आर का जो मान है, इस वाले केस की अगर मैं बात करूं, इस केस की बात करूं तो यहां पर आर का जो मान मुझे मिलेगा वो 0 से लेके कितना हो सकता है, तो आर बराबर में हो सकता है 0, आर बराबर हो सकता है 1, और बस इसके 2 ही आ सकता है, क्योंकि 2 हम ले नहीं सकते, क्योंकि इससे छोटा मान ही हम यहाँ पर ले सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझ में आ गया? 12th क्लास 3 बजे होती है, साइंस क्लास का टाइम अगर कंसेप्ट दे, अगर आपके मैसेज ही पढ़ते रहेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब? अगर आपके मैसेज ही पढ़ते रहूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? ये बात आप भी तो सोच के देखो ना, कि अगर मैसेज ही पढ़ने में निकल दिया टाइम, एक तो टाइम हमारे पास लिमिटेड, और सब कुछ अगर अपन मैसेज पढ़ने में निकाल देंगे तो फिर करेंगे कैसे? आप खुद सोच के देखो। ठीक है, कमेंट्स देखेंगे, ऐसा नहीं है कि कमेंट्स नहीं देखते, कमेंट्स भी आपके देखूंगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन जो टॉपिक काम का है कम से कम उसको तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़े। मैं चाह रहा हूं आपका बेसिक इतना स्ट्रांग हो, अगर आगे आप IIT वगैरह की तैयारी करो किसी भी टॉपिक को लेकर, तो आपका कोई भी टॉपिक जो मेरे से आपने पढ़ा है वो आपका कम से कम खराब नहीं होना चाहिए। जो टाइम आप दे रहे हो, इतने बच्चे भी बैठे हैं, आप लोग जो डिवोट कर रहे हो ना अपना टाइम, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपका टाइम खराब नहीं हो, इसलिए मैं एक एक पार्ट थोड़ा सा अच्छे से आपको क्लियर करवाता चलूंगा। इस बार हमारे पास टाइम भी अच्छा खासा है, तो अच्छे खासे टाइम के अंदर अच्छा खासा पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया था कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और इसके साथ साथ टेस्ट जो है वो भी एप्लीकेशन पर आपके रेगुलर रहेंगे। ठीक है, ये सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे को जो है आपका टेस्ट रहेगा। ठीक, अब आती है काम की बात। ये समझ में आ गया आपको? इससे आप एक निष्कर्ष निकाल सकते हो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, कि किसी एक धनात्मक पूर्णांक में, यहां पर आओ, किसी एक धनात्मक पूर्णांक में जब किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक का भाग दिया जाता है, वापस बोल रहा हूं, ए एक धनात्मक पूर्णांक है, बी एक धनात्मक पूर्णांक है, ए एक धनात्मक पूर्णांक, ये ए जो है आपके पास ये एक धनात्मक पूर्णांक है, और ये बी क्या है? ये भी एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसको देख के आप एक परिभाषा बना सकते हो, आपको रटना नहीं है कोई चीज को, किसी भी चीज को आपको रटना नहीं, आप इसको समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करो कि किसी भी एक धनात्मक पूर्णांक में जब हम किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक का भाग देंगे तो हमें जो शेषफल प्राप्त होगा, ये आर यहां पर क्या है? इसका शेषफल। तो जब किसी एक धनात्मक पूर्णांक में जब किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक का भाग दिया जाता है तो जो शेषफल बचेगा आर, वो
बी से छोटा होगा, यानी कि ए आपके, अब इसको परिभाषा आप खुद बनाओ, देखो ए एक धनात्मक पूर्णांक है जिसमें किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक बी से हमने भाग दिया तो शेषफल हमारे को आर मिला, और जो आर मिला वो बी से छोटा होगा। देखो इसके अंदर उदाहरण के तौर पर ये एक धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जो धनात्मक संख्याएं होती है जीरो से लेके अनंत तक, 0 1 2 3 4, समझ में आ गई मेरी बात। तो एक धनात्मक पूर्णांक में दूसरे धनात्मक पूर्णांक का भाग देने पर शेषफल आर बचता है जो कि बी से छोटा होता है। ये बात समझ में आ गई आप सब लोगों को, क्लियर है क्या? नाइन्थ क्लास इसके बाद में हो गई, नाइन्थ क्लास इसके बाद में होगी। अंकित क्या प्रॉब्लम हो रही है, बता मुझे, बता प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बता क्या है। अंकित क्या प्रॉब्लम है? ऐप का नेम क्या है? आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करो या फिर व्हाट्सएप पर अपना नाम मैसेज कर दो। जो आपकी स्क्रीन पर नीचे नंबर चल रहा है उस पर आप एक अपना नाम लिख के व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे वो सीधा आपको गूगल प्ले स्टोर पर ले जाएगा और वहां से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, जो बच्चे एप्लीकेशन पर हैं उनको फायदा मैं बता देता हूँ। एक तो एड फ्री आपको वीडियो देखने को मिलता है, साथ साथ में आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाता है, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल सकते हैं, आपकी टेस्ट सीरीज मिल सकती है, और इसके साथ साथ जो आपको मिलता है वो है, आप कह सकते हो ये जो जितनी भी पीडीएफ मैं आपको करा रहा हूं ना, इसके नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में मिल जाएंगे। ये जितना भी आपने पढ़ा है ये सब आपको पीडीएफ की फॉर्मेट के अंदर मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कलरफुल है तो ऑब्वियसली मजा तो आने ही वाला है फिर, कलरफुल है तो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। वापस बता देगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? ये पूछ रहे हैं भाई साहब कि भाई रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या होता है। ठीक है, ये भी बता देते हैं। देख मेरी बात सुन, थोड़ा सा ध्यान से समझना। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को हम क्या, अच्छा आप इंग्लिश मीडियम के हो हिंदी मीडियम के हो जो भी हो, ध्यान से सुनना। रेशनल नंबर मतलब होता है परिमेय संख्या, ऐसी संख्याएं, जैसा कि मैंने कल आपको एक चार्ट में बताया था, ऐसी संख्याएं जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके। ठीक है, पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, अब हम बात करें फ्रैक्शन की, जिसको हिंदी में भिन्न कहा जाता है, भिन्न कहा जाता है। अब भिन्न क्या चीज है और परिमेय संख्या क्या चीज है? परिमेय संख्या है, इसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। फ्रैक्शन जो है वो आपके पास, जिसको अंश और हर वाला पार्ट है, p बटा q भी आपके पास अंश और हर ही होता है, और दोनों के दोनों जो टर्म्स हैं आपके पास वो सेम टर्म्स ही। समझ में आ रहा है? लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या है कि जो परिमेय संख्या है वो एक तरह से फ्रैक्शन का ही रूप है। समझ में आ रही मेरी बात, जिसको हम रेशियो के नाम से जानते हैं। अनुपात वाला टॉपिक अगर आपने कभी पढ़ा हो बचपन में तो आपको ध्यान होगा कि जब अनुपात की बात होती है तो वो एक भिन्न के रूप में लिखा जाता है। क्लियर अंकित, अब मेरी बात क्लियर है? अंकित, अरे गुस्सा वाली वो कोई बात नहीं, गुस्से का तो कोई सीन ही नहीं है ना। आपके डाउट है तो मेरा काम है आपके डाउट को दूर करना। अगर आप पढ़ रहे हो, अपना टाइम डिवोट कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मैं आपके डाउट दूर करने के लिए ही हूँ। साइंस की क्लास होती है, और ये आपको जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन सी क्लास कब होती है, तो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? बिलवाल साहब जी नमस्कार। अंकित मेरी बात समझ आ रही है? ये भाई कहां से आए, अब चैप्टर 5 से पढ़ाओ। अच्छा, वो उसको इसलिए पढ़ते हैं, अलग अलग पढ़ने के पीछे का रीजन है अंकित, छोटी सी बात है, समझने की कोशिश कर। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कह रहे हो कि यार अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, भाई अगर मैं तुझे बताऊं कि वास्तविक संख्या क्या होती है तो तुझे ऐसा थोड़ी बता सकता कि एक भिन्न होता है और एक भिन्न नहीं होता है, दोनों को जोड़ देते हैं तो आपके पास वास्तविक संख्या बन जाती है। इससे परिभाषा नहीं बनेगी। परिभाषा किस तरह से बनती है वास्तविक संख्याओं की, जैसा कि आपका पहला चैप्टर ही वास्तविक संख्याएं हैं,
तो उसके हिसाब से आपकी परिभाषा क्या बनती है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम कहते हैं कि ये एक वास्तविक संख्याओं का समूह। भिन्न जो है वो उसी का एक पार्ट कह सकता है, जिसको अनुपात के रूप में भी हम कह सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात अंकित? साइंस फिजिक्स की क्लास आ रही है अंकित, मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्लियर अंकित, मेरी बात क्लियर हो गई? चलो आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है कि 4052 40 आपके लिए काम करेंगे। अब से नेक्स्ट टाइम से मैं आप एक काम करूंगा, आपके जो भी डाउट्स हो ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि सैटरडे को एक क्लास जो है वो केवल आपके डाउट सेशन के लूंगा, उसमें सिर्फ डाउट के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? ताकि इससे हमारा क्लास का टाइम भी खराब नहीं होगा और हमारे टॉपिक भी सारे कवर हो जाएंगे और आपके डाउट्स भी हो जाएंगे। तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि सर ये हमारे डाउट्स हैं, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। तो 4052 और 12576 ये दो संख्याएं हैं आपके पास। HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है साहब, इसका और इसका आपको HCF ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड HCF ज्ञात करना है आपको। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में जो बड़ी संख्या होती है हमेशा हम भाग उसी में देते हैं, ठीक है? जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, मैंने यहाँ लिखा 5 और यहाँ लिखा 7, तो अंदर वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। ये चीज कंसेप्ट सेम इसमें भी हम अप्लाई करेंगे। इन दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो आप यहाँ लिखोगे? 12576 जो है ये बड़ा है 4052 से। मेरी बात समझ में आई? ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हम HCF ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है? और ये उससे छोटा पड़ता है जो कंसेप्ट हम कर रहे हैं उससे। NCERT के अलावा कुछ नहीं। कौन है ये भाई? 4000 अंकित, 4000 कैसे हो, 4052 कैसे होगा HCF? कोई बता सकता है मुझे? जीनियस बच्चा, कोई जीनियस बच्चा बता सकता है? बताओ, हिसाब पूछ रहे हैं 10 का मान। अबे यार कौन सी क्लास चल रही है, किसको कहाँ जोड़ देते हो तुम लोग भी? 12576 4052, इसको किससे गुणा करूं कि इसके बराबर की कोई संख्या आ जाए? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको 4 से गुणा करता हूं, अगर मैं इसको 4 से गुणा करता हूं तो आपके पास जो मान आएगा, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 12576, इसमें मैंने भाग दिया 4052 का। कितनी बार जा सकता है? 3 बार अधिकतम चला जाएगा। तो 3 बार जाएगा तो 3 चौक 12, देखो ये बन जाएगा 12000, तो 3 दूना 6, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, ये आपके पास बन जाएगा। अगर आप देखोगे तो 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 420 आपके पास आ जाएगा। अब इसको इस तरह से समझते हुए चलना, 420 लिखा ऐसा बनाओ और फिर उसके बाद ये 4052 लिख दो, 4052। अब फिर इसके अंदर वापस भाग दे दो, भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? देखो 400 को मैं 10 बार लिखूंगा तो 4000 आ जाएगा, ठीक है? हम कितनी बार कर सकते हैं यहाँ पर? तो इसका देखो, अगर हम मैं 9 बार करके देखता हूँ, 420 को 9 से गुणा करता हूँ
तो 9 दूना 18, 9 चौक 36 और एक 37 आ जाएगा। और अगर 10 बार करता हूं तो 4200 आ जाएगा, जो कि ज्यादा है। तो हम क्या काम कर रहे हैं, 9 बार इसको गुणा कर देंगे। ये 9 बार कर दिया और यहाँ पर देखिए ये आ गया 0, 9 दूना 18, 9 चौक 36 और एक 37, ये आपके पास आ गया। 2 में से 0 गया 2, 15 में से 8 गया 7, और ये आपके पास बच जाएगा 9, 9 में से 7 गया 272। अब क्या करेंगे, इस 420 को फिर आगे ले आओ। ये 420 को ले आया आगे। अब कितनी बार जा रहा है, अगर 2 बार करूंगा तो ये 400 हो जाएगा, और 400 से ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जा रहा है, केवल एक बार जा रहा है। कितना आ जाएगा, 272। अब कितनी बार जा रहा है, 10 में से 2 गया 8 आ जाएगा। ये आपके पास बच जाएगा 11, 11 में से 7 गया 4 आ जाएगा, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा, 148। अब 148 के बाद यहां से कर लेते हैं, यहां कर लेते हैं 148 के बाद मान लीजिए मैं फिर भाग दे रहा हूं। ये सारे स्टेप फिर मैं एक साथ लिख देता हूं, ठीक है। यहां देखो 148 में फिर 148 से ये आपके पास आ जाएगा 272, ठीक है। मतलब जिसका भी भाग देना होता है वो अंदर चला जाता है। अभी देखो 148, 48 और 48 96 होता है, 100 100 200 होता है, ज्यादा हो जाएगा तो एक ही बार जाएगा। 148, 12 में से 8 गया 4, और ये बच जाएगा 6 में से 4 गया 2, और ये आपके पास बच जाएगा 2 में से 1 गया 1, 124। और यहाँ पर आप लिख दो 148। तो कितनी बार जा रहा है, 24 दूना 48 होता है, लेकिन एक बार ही जा सकता है, तो एक बार लिख दो 124। कितना बच गया, 24 बच जाएगा आपके पास। फिर उसके बाद 124 को फिर उतार दो तो आपके पास कितना आ जाएगा, 24 पंजे 120 होता है, 120 लिख दो। बचेगा कितना, 4, फिर 24 को उतार दो तो ये आ जाएगा आपके पास 4 छिंग 24। और इसको तब तक हल करना है जब तक कि अंतिम पद जो है आपको r बराबर 0 नहीं मिले। क्या कहा कि जब तक सॉल्व करना है जब तक r का मान आपको 0 प्राप्त नहीं हो रहा। तो यहां पर ये जो पूरी श्रृंखला मैंने आपको यहां पर करके दी है क्वेश्चन की, सबसे पहले क्या किया, इन दोनों में से जो बड़ा है उस नंबर को लिख लेंगे। इन दोनों में से जो बड़ा है उस अंक नंबर को लिख लेंगे, और इस तरह से फिर उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब इस स्टेप में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पहले वो स्टूडेंट बता दो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। HCF 4 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ये हुई ना कोई बात, क्योंकि आप देख सकते हो लास्ट में आपके पास जो नंबर आ रहा है ना, लास्ट में आपके पास जो नंबर आ रहा है वो कितना है, 4 है। तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कितना था वो संख्या, 12,576, 4052 और 12,576। इसका जो HCF होता है वो आपके पास 4 आएगा। और 4 कौन सा वाला, इसको मत लिख देना, ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, इसको मत लिख देना, ये नहीं, ये वाला होता है HCF। और ये लास्ट में 0 आने के बाद जो आपका आंसर होगा वो ही इसका HCF होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने जो चीज निकाली है वो क्या है, वो आपके पास है इसका HCF, ठीक है। क्लियर, बहुत बढ़िया, सबने जिसने कर दिया। अब ये बताओ, ये बीच में आ गया जनाब, ये कह रहा है कि बोले, ये कह रहे हैं कि बोले वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराओ। अबे जो पढ़ा रहा हूं वो तो पढ़ ले मेरे भाई। चलो, तो ये रहा, और आज का हमारा टाइम भी आई थिंक हो गया। क्लियर। तो देखो मैंने जो आज आपको बताया है इस वाले पार्ट को एक बार देख लेना, एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक से एक चीज बताई थी, और इसमें आपके पास भाज्य भाजक डिविडेंड जो भी आपके पास पार्ट थे वो पार्ट मैंने आपको बताया। पार्ट के बाद हमने विभाजन प्रमेयिका क्या होती है वो बता दिया कि सिद्ध किया हुआ एक कथन होता है जिससे नया कथन सिद्ध किया जाता है। एल्गोरिथम आपके पास सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। फिर उसके बाद आपको मैंने कुछ तरीके बताए कि r का मान हमेशा जो है या तो 0 होगा या उससे छोटा होगा जिससे भाग दिया जाता है। फिर इसके बाद हमने इसको करके भी देखा, और ये आपके पास मेन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो आपके पास प्रमेय का जो है वो बेसिकली ये वाली है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी किसी एक धनात्मक संख्या में जब किसी दूसरी धनात्मक संख्या का भाग दिया जाता है धनात्मक पूर्णांक का, ठीक है, तो आपके पास जो शेषफल प्राप्त होता है उसका मान b से कम होता है। क्लियर। फिर इसके बाद हमने एक क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन
और इसका जो आंसर आया, ये वाला पार्ट उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। आया तो ठीक, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये वाला फिर इसके बाद जो आंसर हमारा फाइनली आया था वो कितना आया आपके पास, 4। क्लियर। अब इनको स्टेप्स में भी लिख सकते हो, बाकी आप यहाँ से करना, इस तरह से करना चाह रहे हो तो इस तरह से भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ आप होमवर्क में दोगे। कोमल कह रही है कि ये टॉपिक सिलेबस में से हटा दिया। ठीक है, तो मुझे एक बात बताए, केवल एक ही आपके पास जो होगा उसी में से तो हटाया होगा ना, बाकी लोगों के तो आ रहा होगा। बाकी लोगों के तो आ रहा होगा ना, आपके हटा दिया। और एक सीधी सी बात बता देता हूं आपको कि इस साल आपका जो कोर्स हटा है वो मतलब पिछले साल जो 2020-21 में है उसमें 30% कोर्स हटा है। अभी तक का इस साल का जो कोर्स है आपका वो पुराना वाला ही है, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। क्लियर, समझ में आ रही मेरी बात कि पुराना वाला जो सिलेबस है वो ही आपका है। तो एक बार उनके टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एचसीएफ वाला पोर्शन जो है इस पे भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो कल इसके आगे के क्वेश्चन जो है वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। इजाजत दीजिएगा इस वीडियो में, फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।